सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है चमत्कार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। इस कहानी के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया है जो पहले लालच में वशीभूत होकर चोरी करता है, परंतु बाद में उसका विवेक साथ देता है। वह चोरी किया हुआ सामान उसी जगह वापस रख आता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को 30 रुपए माह की ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता तो पहले मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था। तो हम देख सकते हैं कि इसमें किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, चंद्र प्रकाश के बारे में बताया गया है, जिसने बीए पास करने के बाद क्या शुरू कर दिया, ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उसकी माँ जो है वो पहले ही मर चुकी है, लेकिन उसके जो पिता है उनका भी अभी अभी देहांत हुआ है। तो इस वजह से वो किनके पास रहता है, ठाकुर साहब के पास रहता है। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और सभी जरूरी सामान उसमें था। ऐसा मकान 20 रुपए से कम पर ना मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे, उसे अपना लड़का समझते थे। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ रहता है, ठाकुर साहब का जो घर है उससे बिल्कुल मिला हुआ एक घर है, वहां पे रहता है। तो वो बहुत ही अच्छा कमरा है, जहाँ जो पक्का है, हवादार है, साफ सुथरा है और सभी जरूरत का सामान उस कमरे में रखा हुआ है। तो यानी कि उसे किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होती। और ऐसा जो मकान है वो कितने में मिलेगा, 20 रुपए में मिलेगा, लेकिन उसे मुफ्त में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो ठाकुर और ठकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश को बहुत ही आदर करते हैं। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, तुमसे कुछ सलाह करनी है। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी बोली, बीरू का ब्याह कर दूं। एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। तो हम क्या देखते हैं, शाम का समय है और प्रकाश जो है वो अपने शिष्य को पढ़ाकर जा ही रहा होता है। तो ठकुराइन उसे रोकते हुए बोलती है कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे तुमसे कुछ सलाह करनी है, मतलब बात करनी है। तो वो बताती है कि बीरू का जो ब्याह है वो मतलब मैं तय कर दूं, एक अच्छा सा संदेश आया है। फिर चंद्र प्रकाश बोला, जैसा आप उचित समझे। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि ठकुराइन और चंद्र प्रकाश के बीच में वार्तालाप हो रही है। सब तैयारियां तुम ही करोगे, यह समझ लो, तो मैं कब इनकार करता हूँ। तो हम देखते हैं ठकुराइन क्या बोलती है कि अगर उसका ब्याह तय हो गया तो सारी तैयारी जो है वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो चंद्र प्रकाश कहता है कि मैंने इसके लिए कब मना किया। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। विवाह का सारा आयोजन चंद्र प्रकाश के हाथों में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटी रोटी के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपयों के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विराग से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है और सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, चंद्र प्रकाश के ऊपर होती है। वैसे तो उसके मन में कोई लालच नहीं आता, लेकिन जब वो क्या देखता है, फिर हम क्या देखते हैं, जब वो गहने खरीदने जाता है तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आता है कि भाई इतना महंगा महंगा लोग गहना खरीदे और हमें रोटी रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो वो किसको बताता है, चंपा को बताता है। फिर चंपा यही बोलती है कि ईश्वर ने जिसको जो दिया है वो उस हिसाब से खर्च कर रहा है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो चंद्र प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी दिखने लगती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई। फिर हम क्या देखते हैं, फिर रात को भोजन करके जब वो दोनों लेटते हैं तो चंद्र प्रकाश फिर से गहनों की बात छेड़ देता है। तो चंपा उसे ये कहती है कि कुछ और बात करो, गहनों में कुछ नहीं रखा। कितनी बार ऐसा होता है कि औरतें जो गहने पहनती है वो और भी ज्यादा बुरी दिखने लगती है। और वो बातें करते करते सो जाती है। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी चंद्र प्रकाश को नींद नहीं आ रही। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। सहसा चंद्र प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। वह दबे पांव से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया।
घर में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर हम क्या देखते हैं, 12 बजते ही चंद्र प्रकाश, अब उसके मन में वही चल रहा होता है, वही गहने उसे दिख रहे होते हैं आंखों के सामने। तो वो क्या करता है, उठता है और जाके दबे पांव जाकर छत से निकलकर कहाँ चला जाता है, ठाकुर साहब के छत पर चला जाता है। फिर जैसे ही वो ठाकुर साहब के घर में घुसता है तो देखता है कि चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा है, क्योंकि रात के 12 बजे सब सो रहे होते हैं। उसने सोचा पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ, अगर वे जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसा चकरा दिया, और कहूंगा कैसे चकरा दिया, कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है। संदूक की चाबी मिल गई तो पता है किसी को मुझ पर संदेह ना होगा। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो क्या सोचता है कि पहले जीने से उतरकर कहाँ जाता हूँ, ठाकुर साहब के कमरे में जाता हूँ। अगर बाई चांस वो जग गए तो वो क्या बोलेगा हंसकर कि अरे मैंने तो तुम्हें डरा दिया। फिर वो यही बोलेगा कि किसी आदमी को उसने इस घर में आते हुए देखा तो उसके पीछे पीछे भी वो आ गया। पर अगर वो नहीं जगा और उसे चाबी मिल गई संदूक की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो गहने लेने ही आया था। फिर जैसे जैसे वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है वैसे वैसे उसे घबराहट, मतलब उसका जो जी है वो ज्यादा ही धड़कने लग जाता है। धूप निकल आई थी पर चंद्र प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उसे जगाती हुई बोली, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई, चोर गहनों की संदूकची उठाकर ले गया। तो हम क्या देखते हैं कि सुबह हो जाती है और चंद्र प्रकाश जो है वो अभी भी सो रहा होता है। तो चंपा उसे जगाती है और कहती है कि मतलब गजब हो गया, चंद्र प्रकाश के घर में क्या हो गई, ठाकुर साहब के घर में क्या हो गई, चोरी हो गई, और जो चोर है वो पूरा संदूक जिसमें गहने रखे थे वही उठाकर ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को, किसी को खबर भी हो, ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली, जाने कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में गहनों की संदूकची है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश लेटे लेटे चंपा से पूछता है कि किसी ने चोर को पकड़ा नहीं, देखा नहीं, कैसे उसने चाबी ले ली और कैसे उसको पता कि संदूक में क्या है, गहने ही है। फिर चंद्र प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा, ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे, बोले कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली, समझ में नहीं आता कि चोर आया किधर से। तो चंद्र प्रकाश जब झटपट जाता है घबराता हुआ ठकुराइन के पास तो क्या बताता है कि मुझे चंपा ने अभी भी बताया कि चोरी हो गई है। और जो ठाकुर साहब है वो सर पे हाथ रख के बैठे होते हैं और सोचते हैं कि ना तो कोई दरवाजा टूटा है, ना तो कहीं सेंध नहीं है, कोई ताला नहीं टूटा है, कोई दरवाजा मतलब दरवाजे की कोई कुंडी नहीं खुली है, तो चोर आया कहाँ से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी, जब कहीं जाकर चीजें आई थी। तो ठकुराइन जो है वो ये सब बातें कह रही है कि वो लुट गई, अब ब्याह मतलब शादी का समय है और समय में चोरी हो गई, तो वो ठकुराइन इसी प्रकार की बातें कर रही है। फिर चंद्र प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। तो चंद्र प्रकाश किस पर इल्जाम डालता है, नौकर पर इल्जाम डालते हुए कहता है कि मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। फिर ठकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। तो हम क्या देखते हैं, ठकुराइन बोलती है कि उसे नौकर पर पूरा भरोसा है, अगर किसी नौकर का नाम निकल भी आता है तो भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये चीज किसी नौकर ने की है। तो ठकुराइन फिर क्या बोलती है चंद्र प्रकाश से कि हो सकता है तुम्हारी कोठी से आया हो। ठाकुर साहब बोले, हाँ जरा अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले। यह सुनकर चंद्र प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तो हम क्या देखते हैं, ठाकुर साहब फिर उसको बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि तुम्हारी कोठी से आया हो, तो तुम्हारी कोठी में अगर कोई निशान विशान है तो वो हमें दिखाओ। तो ये सुनकर चंद्र प्रकाश और डर जाता है। तीनों छत पर गए, बीच की मुंडेर पर किसी की पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए, मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे पर संकोच के मारे कुछ कह ना सके। चंद्र प्रकाश ने उनके मन की बात बोल दी, इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया है। तो क्या देखते हैं, तीनों जब छत में जाके देखते हैं तो पांव की एक रगड़ जमीन पर होती है और वही रगड़
उस कमरे में भी होती है, तो सबको समझ आ जाता है कि जो चोर है वो कहाँ से आया है, चंद्र प्रकाश के घर से आया है। अब ठाकुर साहब ये बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो उससे पहले चंद्र प्रकाश उनकी मन की बात बोल देता है कि इससे ये समझ आ गया कि जो चोर है वो कहाँ से आया है, मेरे ही घर से आया है। फिर ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होगा, माल तो जाना था सो गया। फिर चंद्र प्रकाश, मैं आज ही है घर छोड़ दूंगा ठाकुर। क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। फिर चंद्र प्रकाश कहता है, आप ना कहें लेकिन मैं तो समझता हूँ, मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है, चोर ने रास्ता देख लिया है, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना चाहिए, इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। तो ठाकुर साहब क्या बोलते हैं कि हाँ, मतलब वो समझ गए कि हाँ चोर यहीं से आया है। चंद्र प्रकाश क्या बोलता है कि मैं इसी समय ये घर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि जो चोर है उसे पता चल गया है कि इस घर से भी आपके घर का रास्ता है, तो इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि चोरी की जो सारी जिम्मेदारी है वो उसके सिर पर ही आ गई है, क्योंकि चोर उसी के घर से गया है। चंद्र प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन वहीं रहता था। तो हम देखते हैं कि चंद्र प्रकाश जो है वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जब तक शादी थी तब तक वो घर पर आता है और वहां से फिर काम वाम करके वापस अपने घर चला जाता है। उसने चंपा से कहा, एक सेठ जी के हाथ 50 रुपए महीने का काम मिला है, मगर वह रुपए मैं उन्हीं के पास जमा कराता जाऊंगा, वे केवल जेवरों पर खर्च होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि चंद्र प्रकाश है चंपा से झूठ कहता है कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, किसी सेठ के घर पे जा रहा हूँ काम करने, और वो उसे 50 रुपए महीने के दे रहे हैं, क्योंकि अब उसके पास जो जेवर हैं, अब वो अगर बेचकर उसे पैसे लाएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो किसी सेठ के यहाँ पे काम कर रहा है और वो वहीं पर अपने पैसे जमा करता रहेगा, और वो जो पैसे जमा करेगा उसे जेवरों पर ही खर्च करेगा, यानी कि उन पैसों से वो जेवर ही बनाएगा। अब तक चंद्र प्रकाश चंपा के बीच कोई पर्दा ना था, मगर अब चंद्र प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। वह पूछती, इस संदूक में क्या है? वह कह देता, कुछ नहीं, पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और चंद्र प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही चंद्र प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर बात बदलने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियां हैं। तो हम क्या देखते हैं, इससे पहले चंद्र प्रकाश और चंपा के बीच कोई भी पर्दा नहीं था, मतलब वो एक कुछ भी बातें आपस में छुपाते नहीं थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चंद्र प्रकाश अपने संदूक में कुछ छुपा के रखने लगा। तो चंपा ने उसे जब पूछा कि इसमें क्या है, तो वो उसे नहीं बताता था। वो कहता था कि इसमें कुछ किताबें हैं पुरानी, वही रखी हुई हैं, और वो दिन में एक बार वो संदूक खोल के जरूर देखता था। तो एक बार क्या हुआ कि चंपा जब पकौड़ियां बनाने गई तो उसने क्या किया, संदूक को खोला और वो गहनों को निहारने लगा। तो जैसे ही चंपा पकौड़ी लेके उसके लिए आई तो उसने धमाक से संदूक का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बात बदलने के लिए क्या बोला कि अच्छा, तश्तरी में क्या है? पकौड़ियां हैं। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता हुई। चंद्र प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल लिया। तो हम क्या देखते हैं कि अब चंपा को उस पे संदेह होने लग गया, यानी कि उसे शक होने लग गया कि ये कुछ तो छुपा रहा है। तो उसने क्या किया, एक बार चंद्र प्रकाश बाहर गया हुआ था तो उसने जो चाबी बनाने वाले होते हैं उसको बुलाया और उससे चाबी बनवा के उस संदूक का ताला खुलवा दिया। अरे, ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। उसे कोई संदेह ना रहा, लेकिन इतना घोर पतन, लज्जा और शर्म से उसका सिर झुक गया। उसके जी में आया, इन गहनों को उठा ले और ठाकुराइन के चरणों में डाल दे। तो हम क्या देखते हैं, जो चंपा है वो संदूक खोल के देख लेती है कि उस संदूक में क्या है, आभूषण है। तो ये देखकर वो सोचती है कि कहीं ये वही आभूषण तो नहीं जो ठाकुर और ठाकुराइन के घर से चोरी हुए थे। तो ये सोच कर उसको बहुत ही शर्म आ रही होती है, लज्जा आ रही होती है कि जो चोरी का गहना है वो उसके घर पे है। तो उसके मन में क्या आता है कि वो सारे गहने उठाकर ठाकुराइन के चरणों पे जाके रख दे। उस दिन से चंपा उदास रहने लगी। चंद्र प्रकाश से उसे प्रेम ना रहा, ना वह सम्मान भाव। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए।
इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए। एक दिन ठाकुर साहब ने इस विषय पर बात चल पड़ी। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब जमानत देने को राजी हो गए। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जिस दिन से चंपा को पता चलता है कि चंद्र प्रकाश ने ही गहने चुराए हैं, तो वो उस दिन से उदास रहने लगती है और उसके मन में उसके लिए कोई भी प्रेम या इज्जत की भावना उसके लिए नहीं होती है। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर वो शहर में जाके क्या उसे मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट मिलती है, लेकिन उसके लिए उसे 10,000 रुपए जमा करने होते हैं उस नौकरी के लिए। तो उतने पैसे उसके पास नहीं होते। तो वो ठाकुर साहब के सामने जब ये बात छेड़ देता है तो ठाकुर साहब उस पैसे को जमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई। चंद्र प्रकाश बोला, फिर किससे दिलवाता, रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी, क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि जब ठाकुर साहब मान जाते हैं तो वो घर जाता है खुशी खुशी और चंपा को वो खुशखबरी सुनाता है। लेकिन जो चंपा है वो उससे नाराज होती है। तो वो यही कहती है कि तुमने ठाकुर साहब को ये पैसे क्यों जमा करने के लिए कहा। तो फिर उसने वही बोला कि किसको कहता, पैसे की बात है तो उन्हीं से बोलना था। चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो सदा एक सी नहीं रहती। चंद्र प्रकाश धक से रह गया। सोचने लगा, कहीं चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया। भोजन करते समय चंद्र प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती। तो हम देखते हैं कि चंपा जब उसे ये बोलती है कि आदमी की नीयत एक सी नहीं रहती, तो ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं उसको पता तो नहीं चल गया चोरी का। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, तुम जुबान पकड़ते हो, ठाकुर साहब के यहाँ शादी में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। 100-200 रुपए की चीजें घर में रख ली, 100-200 रुपए की चीजें घर में रख ही ली। फिर चंद्र प्रकाश के दिल का बोझ उतर गया। वह भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। कई दिन बीत गए। चंद्र प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। उस उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। तो हम क्या देखते हैं, जब उसे ये पता चलता है कि अब ये चंपा को बात पता है, वो उसे यही बोलती है कि तुमने कुछ पैसों के लिए वो चोरी की। तो ये सुनकर उसका दिल बहुत ही, उसका मतलब दिल जो है वो हल्का हो जाता है कि चलो अब चंपा को पता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है उसे धिक्कार रही होती है, कितना बुरा काम उसने किया कुछ पैसों के लिए। फिर क्या होता है कि उसे बैंक में नौकरी मिल जाती है चंद्र प्रकाश को। फिर उसके घर में इस उत्सव को मनाने के लिए लोग आते हैं। तो ठाकुर साहब भी आते हैं और उसके परिवार भी आता है। तो फिर जब वो खाना वाना खा के घर जा रहे होते हैं, चंद्र प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंद्र प्रकाश के काफी आग्रह पर ठाकुर साहब राजी हो गए। तो हम देखते हैं चंद्र प्रकाश ठाकुर साहब को रोक लेता है। फिर 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और चंद्र प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां कमरे में थी। चंद्र प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। चंद्र प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया। फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीने पहले वह इसी तरह कांपते हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज कांटा निकालने की है। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से बंद किया और घर को लौट पड़ा। तो हम क्या देखते हैं, चंद्र प्रकाश चुपके से जाकर वो जो संदूक है वो वापस जाके ठाकुर साहब के कमरे में रख देता है। जब वो पहले इस तरह से कांपते हुए आया था तो उसके पैरों में कांटा लगा हुआ था और वो डर डर के आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस बार जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था, हालांकि वो उसी तरह से कांप रहा था जैसे वो पहले आया था। ठाकुर साहब प्रातः चले गए। चंद्र प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। तो हम देखते हैं ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए थे, तो चंद्र प्रकाश संध्या के समय पढ़ाने चला जाता था। लेकिन वो आज क्या हुआ, वो थोड़ा जल्दी चला गया, क्योंकि उसे देखना था कि जब वो संदूक उसने रख दिया तो अब ठाकुर के घर में क्या होगा। वीरेंद्र ने उसे देखते ही
वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। तो वीरेंद्र क्या कहता है कि जो भी आपकी दावत इतनी अच्छी थी, इतनी मुबारक थी हमारे लिए, जो भी गहने चोरी हुए थे वो अब हमें मिल गए। फिर ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज भी गुम नहीं हुई। फिर चंद्र प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक अपनी आंखों से संदूक ना देख ले। संदूक देखकर वह गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। ठाकुर साहब, किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही। भाई, तुम्हारी ही क्यों? चंद्र प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर साहब, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। फिर घर लौटकर चंद्र प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। चंद्र प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। तो हम क्या देखते हैं अंत में, जो चंद्र प्रकाश है, जो उसने संदूक चुराया होता है, वो वापस जाके ठाकुर साहब के घर पे रख देता है। और जब ठाकुर साहब को संदूक मिलता है तो वहां के लोग सब खुश होते हैं और फिर क्या कहते हैं, चंद्र प्रकाश को बताते हैं कि जो संदूक हमारा चोरी हुआ था वो हमें वापस मिल गया है और उसमें से एक भी चीजें गायब नहीं हुई है। तो चंद्र प्रकाश जाके बोलता है कि अच्छा, ऐसे कैसे? तो कहता है कि मैं अपनी आंखों से जब तक नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो वो जाके देखता है तो सारे गहने जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। फिर उस खुशी में वो बोलता है कि आज मेरे घर में दावत होगी और जाके वो चंपा को बताता है। तो चंपा भी खुश होती है कि जिस पति ने उसके गहने चुराए थे तो वो पति अब बदल गया है, मतलब जैसा उसका पति पहले था ईमानदार, अब वो वैसा ही बन गया है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।